आज से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग पे है, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक सी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और देखेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है। एंड एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक सी प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे और आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले हम सी की जो शुरुआत कर रहे हैं वो इंट्रोडक्शन से नहीं, हम यहाँ पे ये नहीं बताने जाएंगे कि ओके डेनिस रिची ने 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की थी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने के लिए डेवलप की गई थी, क्योंकि ये डेफिनेशंस आपको लगभग हर एक सी प्रोग्रामिंग की बुक में मिल जाती है। हम हार्डकोर प्रोग्रामिंग को देखेंगे और उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो बुक्स में नहीं मिलती हैं और उन डेफिनेशंस को जो बुक्स में कहीं ना कहीं पुट नहीं की जाती हैं ऑथर्स के द्वारा। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हमारा ट्यूटोरियल यहीं से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी का फर्स्ट प्रोग्राम कैसा है, जो कि ऑलरेडी यहां पे मैंने टाइप करके रखा हुआ है। सी के फर्स्ट प्रोग्राम में सबसे पहले हम देख लेते हैं हैज इंक्लूड stdio.h। सेकेंड लाइन है, दिस वन इज द फर्स्ट लाइन। सेकेंड है हैज इंक्लूड conio.h। थर्ड लाइन है void main। फोर्थ लाइन है clr scr। फिफ्थ लाइन है printf। सिक्स लाइन है get ch एंड 7 जहां पे हम सी के ब्लॉक को मेन मेथड को क्लोज कर रहे हैं। सॉरी, तो हम आज सिर्फ इन 7 लाइनों के बारे में ही डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम इन 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैज इंक्लूड stdio.h की। वैसे तो लगभग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि सबसे टॉप में फाइल्स हम इंक्लूड करते हैं, या मल्टीपल लैंग्वेजेस में फाइल को इंपोर्ट किया जाता है, यूजिंग जैसे कीवर्ड्स को यूज किया जाता है अपने प्रोग्राम में किसी दूसरी फाइल को मर्ज करने के लिए, जोड़ने के लिए। अभी तक हमने अपनी फाइल का कोई नाम नहीं दिया है, इसलिए टर्बो सी में बाय डिफॉल्ट फाइल नेम और एक्सटेंशन C++ दिखाई दे रहा है, पर अगर हम सी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो एक्सटेंशन .c होगा। तो इस चीज को अभी इग्नोर करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे हैज इंक्लूड stdio.h क्या कर रहा है। सबसे पहले बात कर लेंगे हैज इंक्लूड की। हैज इंक्लूड जहां पे अगर हम बात करते हैं हैज की, तो हैज को बताया जाता है प्री प्रोसेसिंग कमांड। जहां पे भी हैज हमें मिलता है सी प्रोग्रामिंग पे उसे बोलते हैं कि ओके प्री प्रोसेसिंग कमांड, यानी कि प्रोग्राम रन करने की पहले की प्रोसेस को करने वाला। और यहां पे अगर हम इस कंप्लीट हैज इंक्लूड की बात करें तो हैज इंक्लूड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कीवर्ड है, और जैसा कि हम सबको पता है कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिनका मीनिंग पहले से ही डिफाइन किया हुआ है, और उन्हीं में से एक वर्ड है हैज इंक्लूड। हैज इंक्लूड के बाद अगर हम देखेंगे तो यहां पे मिल जाता है हमें एंगुलर ब्रैकेट्स। एंगुलर ब्रैकेट्स जहां पे हम फाइल के नाम को लिखते हैं, और यहां पे जो पहली फाइल का नाम दिख रहा है वो है stdio.h। stdio.h जो स्टैंड करता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट पर। std स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड एंड io स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट। डॉट हेडर फाइल एक्सटेंशन है इस stdio.h फाइल का, जो स्टैंड करता है डॉट हेडर पर। अगर हम बात करें कि यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट्स क्यों यूज किए गए हैं, और नेम तो फाइल का है, तो जैसा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात होती है कि जितने भी नाम होते हैं या स्ट्रिंग होती है उन्हें डबल कोट्स पे लिखा जाता है, पर यहाँ पे हमें एंगुलर ब्रैकेट दिखते हैं ना। स्ट्रिंग हमेशा कहाँ होती है, डबल कोट्स पे होती है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इसे चेंज कर देते हैं
और हम इसे एज अ स्ट्रिंग ही यूज करते हैं, जिससे कि ये चीज क्लियर हो जाए कि ये एक फाइल का नाम ही है और अब ये बिहेव करेगा एज अ स्ट्रिंग। और क्योंकि कीवर्ड यूज किया गया है जो कि पहले से डिफाइंड है टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो वो एंगुलर ब्रैकेट्स को भी अंडरस्टैंड करता है और वो डबल कोट्स को भी यानी स्ट्रिंग को भी अंडरस्टैंड करता है कि हाँ ये क्या है, एक फाइल है जिसे क्या करना है, जिसे इंक्लूड करना है यानी जोड़ना है। इस फाइल के साथ अगर मैं एक फाइल को ऐड कर दूं, तो अगर मेरी फाइल सपोज यहाँ पे जो फाइल है इस फाइल को हम सेव कर देते हैं, F2 से हम सेव कर सकते हैं या फिर फाइल मेन्यूज पे जाके भी हम इसे क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सबसे पहले या तो F2 प्रेस कर दो सेव के लिए, वैसे फर्स्ट टाइम सेव किया जाता है तो सेव एज का यूज किया जाता है और सेकंड टाइम किसी फाइल को सेव करने के लिए सेव ऑप्शन यूज करते हैं। ये हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ही पढ़ते हैं। तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम सेव एज करेंगे और यहाँ पे देते हैं इस फाइल का नाम। इस फाइल का नाम हम जनरली सिंपल रख देते हैं, हम डेमो ही दे देते हैं, demo.c और इसे सेव करते हैं। क्योंकि C हम पढ़ रहे हैं इसलिए एक्सटेंशन CPP नहीं होगा, एक्सटेंशन CPP बाय डिफॉल्ट टर्बो में होता है पर वो C++ के लिए होता है ना कि C के लिए। तो यहाँ पे हम .c एक्सटेंशन के साथ इसे सेव करते हैं। इसको सेव इसलिए भी किया क्योंकि जो क्लियर आइडिया है वो यहाँ पे मिल जाए C का। जैसे ये जो फाइल मेरी है ये कौन सी बनी, ये फाइल बनी मेरी demo.c। तो यहाँ पे हैज इंक्लूड क्या कर रहा है, हैज इंक्लूड मेरी ये demo.c है ना, ये फाइल जो हमने यहाँ पे बनाई है इसमें ऐड कर रहा है एक और बनी हुई फाइल को जिन्हें हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कहते हैं, जिन्हें C में हेडर फाइल्स कहा जाता है, जो पहले से बनी हुई फाइल्स हैं जो हमें C प्रोग्रामिंग पे मिलती हैं। तो यहाँ पे हम किस फाइल को ऐड कर रहे हैं, तो पहली फाइल हो गई जो हम ऐड कर रहे हैं stdio.h। ये पहले से बनी हुई फाइल है और इसमें मल्टीपल माइक्रोज और मेथड्स यानी फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनका हम यूज करते हैं। इसके अलावा इसमें हम एक और फाइल ऐड कर रहे हैं और ये जो फाइल है इसका नाम है conio.h। तो ये जो फाइल्स के नाम है इन्हें हम डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और एंगुलर ब्रैकेट्स पर भी लिख सकते हैं। अब बात आ जाती है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ इंक्लूड कर क्या रहा है, ये कीवर्ड कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है यानी जोड़ रहा है हमारी जो फाइल है demo.c इसके साथ पहले से बनी हुई लाइब्रेरीज को। हम चाहें जितनी लाइब्रेरी उतनी लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो C में अवेलेबल है। अब बात आ जाती है कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन जो कि यहाँ पे void main है, क्या है, void main। void main जो कि सिंपल सा बता रहा है हमारी तीसरी लाइन पे कि main एक मेथड है और C प्रोग्रामिंग में main मेथड से ही C प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग होती है। यानी अगर हम इससे कंपाइल कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो सबसे पहले जो कंपाइलर है C का वो क्या रीड करेगा, मेन मेथड को ही रीड करता है यानी मेन फंक्शंस को ही रीड कर रहा होता है। पर जैसा कि हमें पता है कि मेथड, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, मेथड्स की बात कर रहे हैं या फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो फंक्शंस की एक नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है कि फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हिच टुगेदर परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। किसी भी फंक्शंस पे हम क्या रखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रखते हैं जो साथ में मिलके किसी एक काम को करते हैं और इसी के लिए हम फंक्शंस को बनाते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट है जब भी हम फंक्शंस की बात करते हैं कि फंक्शंस शुड रिटर्न अ वैल्यू। यानी अगर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं, अगर हम मेथड्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी फंक्शंस या फिर कोई भी मेथड वैल्यू जरूर रिटर्न करेगा। ये फंक्शंस की प्रॉपर्टीज में ही होता है और मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इस चीज को पढ़ते हैं, यानी फंक्शंस वैल्यू रिटर्न जरूर करेगा। हाँ, सब राउटिंग मेथड्स हो जैसे VB.NET वगैरह में यूज होते हैं उसमें रिटर्न नहीं होता है, या फिर कंस्ट्रक्टर जैसे स्पेशल मेथड किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं। पर अगर इनके अलावा हम बात करें फंक्शंस की या मेथड्स की तो वो मेथड्स वैल्यू रिटर्न जरूर करेंगे। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि मेथड्स वैल्यू रिटर्न ना करें
तो अगर हम चाहते हैं कि मेथड्स वैल्यू रिटर्न ना करें तो हम वॉइड डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। वॉइड डेटा टाइप्स यूज किया ही इसलिए जाता है जहां पे हम किसी भी डेटा टाइप्स को ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, यानी हम नहीं वहां पे स्पेसिफाई करना चाहते हैं किस प्रकार का डेटा इससे रिटर्न होना है, या फिर हम अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं, वॉइड डेटा टाइप्स को यूज करते हैं, यानी नल एंड वॉइड। सो हमने यहाँ पे वॉइड यूज किया है, इसका मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और इसीलिए इस पूरे फंक्शंस में आपको कहीं पे भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। बट अगर इस वॉइड की जगह हम रिटर्न टाइप देते, यानी अगर मैं इंटीजर इंट लिखता, तब ये जरूरी हो जाता कि इस फंक्शन से मैं कुछ रिटर्न करूं। जैसे अगर मैं इस फंक्शन को अभी कंपाइल करता हूं, देन आई गॉट एन वार्निंग। क्या मिली? एक वार्निंग मिली मुझे। अब वार्निंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वार्निंग कहती है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। जैसा कि मेरा स्टेटमेंट था कि हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, और क्योंकि हमने उसमें रिटर्न टाइप भी दिया हुआ है तो ये वार्निंग है कि ये फंक्शन भी क्या करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। और क्योंकि हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार के रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी है, इसलिए हमें कंपाइलर वार्निंग दे रहा है कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। देखते हैं कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, अगर एरर आ रहा है तो वार्निंग आ रही है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें देना होता है रिटर्न टाइप। तो यहां पे हम रिटर्न कर रहे हैं, और क्योंकि मेरा रिटर्न टाइप इंटीजर है तो मेरी वैल्यू भी कैसी होगी, इंटीजर होगी। यानी इंटीजर आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 सेमीकोलन, या फिर 0 या 1, क्योंकि मुझे इंटीजर रिटर्न करना है तो इंटीजर वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ऐसा बहुत मिथ होता है कि जब भी हम इंट लिख रहे हैं या मेन लिख रहे हैं तो बच्चे बहुत डाउट में होते हैं कि हमेशा रिटर्न 0 ही लिख देते हैं, पर जरूरी नहीं है ना। इसका जो प्रूफ है वो भी यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं इसको रन करने की, सॉरी हम इसे रन नहीं करेंगे, हम अगेन प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और देखेंगे कि कोई वार्निंग या एरर है कि नहीं। सी, कोई वार्निंग नहीं है, नाउ 0 वार्निंग एंड 0 एरर, जिससे ये प्रूव होता है कि रिटर्न पे हमें इंटीजर वैल्यू देनी है। जरूरी नहीं है कि वहां पे हम 0 ही लिखें, पर ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि प्रोग्राम को रट लेते हैं या फिर उस चीज को वो फोकस नहीं करते और हमेशा वो क्या लिखते रहते हैं, 0 0 0। बट इस चीज का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे अधिकतर हम देखते हैं, ज्यादातर देखते हैं कि मल्टीपल आईडीज जो कि बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, जिसमें उन्हें हिंट या सजेशंस मिल जाता है, वहां पे भी इंटीजर और बाय डिफॉल्ट रिटर्न 0 मिल जाता है। तो वो एक मिथ हो जाता है उनके दिमाग में, जो एक्चुअलिटी को समझने में थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं। हम यहाँ पे डेटा टाइप यूज करते हैं, तो रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, तो डेटा टाइप CHAR भी हो सकता है, यानी करेक्टर भी हो सकता है। और अगर रिटर्न टाइप करेक्टर है तो क्वाइट नेचुरल है कि मैं वॉइड मेन से क्या रिटर्न कर सकता हूँ, करेक्टर रिटर्न कर सकता हूँ। तो जैसा डेटा टाइप्स होगा वैसा ही रिटर्न टाइप होगा। हम इसे कंपाइल करके देखें तो यहाँ पे हमें 0 वार्निंग और 0 एरर मिलते हैं, जिससे एक चीज क्लियर कट प्रूव हो जाती है कि मेरा जो रिटर्न टाइप है वो डेटा टाइप्स है। और अगर मैं डेटा टाइप्स इंटीजर लेता हूँ, फ्लोट लेता हूँ, डबल लेता हूँ, करेक्टर लेता हूँ, उसी प्रकार की वैल्यू मुझे रिटर्न करनी है। वैल्यू में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो बस उस डेटा टाइप को सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये होता है कि वॉइड यूज करना या ना करना। पर अगर मुझे रिटर्न नहीं देना है तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, सीधा सीधा हम मेन में रिटर्न टाइप दे देंगे वॉइड। और इसलिए जो मेरा प्रोग्राम था उसमें मैंने क्या लिखा था, वॉइड। होपफुली ये चीज एकदम क्लियर हो गई होगी, और वॉइड क्यों यूज होता है वो भी क्लियर हो ही गया होगा।